हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बीए 6 सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जो ये क्वेश्चन पेपर है ये 2020 का है और इसका जो टॉपिक है वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, जब समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि स्तरीकरण कहते हैं। जब समाज को उच्चता और निम्नता के क्रम में विभाजित कर दिया जाता है तो उसे स्तरीकरण कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोरोकिन तथा वेबर ने स्तरीकरण के किन आधारों का उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आप भी एक बार इन सारे क्वेश्चन को गूगल करके देख लीजिएगा, या जो आपकी बुक्स हैं उनमें आप इन क्वेश्चन के आंसर जरूर देखिएगा एक बार। तो इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से स्तरीकरण का आधार बताइए। कि जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है वो किन किन बेसिस पे हम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बर्थ के, ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी प्रॉपर्टी, या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जन्म के आधार पर, शिक्षा, संपत्ति, या उपयुक्त सभी। तो जो स्ट्रैटिफिकेशन होता है उसे हम उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव के आधार पर हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे मार्क्स स्तरीकरण का आधार मानते हैं। तो इसका जो आंसर है इसमें कंफ्यूजन है, तो आप इसे एक बार गूगल कर लीजिएगा, या जो आपकी बुक्स हैं उनमें आप इसका आंसर देख लीजिएगा। वैसे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिर भी आप इसको जरूर देखेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है, स्तरीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार कौन सा है। बायोलॉजिकल बेसिस स्ट्रैटिफिकेशन, तो ये एज है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय जाति व्यवस्था निम्नांकित में से किस प्रकार के स्तरीकरण का उदाहरण है। जो हमारे भारत में हमें जाति व्यवस्था दिखाई देती है तो वो क्लोज स्ट्रैटिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है, यानी कि बंद स्तरीकरण का वो एक उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रजातीय स्तरीकरण से मिलता जुलता है। तो ऑप्शन नंबर सी कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि जातिगत स्तरीकरण, प्रजातीय स्तरीकरण से मिलता जुलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रजाति किस प्रकार की अवधारणा है। तो ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि जैविकीय अवधारणा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विश्व में किस प्रजाति की सर्वाधिक संख्या है, यानी कि विश्व में किस प्रजाति की संख्या सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए मंगोलाइड जो प्रजाति है उसकी सबसे ज्यादा संख्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, प्रजातिवाद का प्रमुख आधार है। तो प्रजातिवाद का जो प्रमुख आधार उत्तम रंग एवं रंग की उच्चता भी है, मानसिक योग्यता भी है, सांस्कृतिक श्रेष्ठता भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, जाति व्यवस्था व्यक्ति को एक विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान करती है। तो वो करती है जन्म से, यानी कि बाय बर्थ। तो ये हमारा 11वां क्वेश्चन था, जाति व्यवस्था व्यक्ति को एक विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान करती है जन्म से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, जाति व्यवस्था में हो रहे परिवर्तन के कारण है। जो जाति व्यवस्था में आजकल परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, वो किन के कारण आ रहे हैं। तो वो धन के महत्व के कारण भी उनमें चेंजेस आ रहे हैं, औद्योगिकीकरण के कारण भी आ रहे हैं, और स्त्रियों की दशा के कारण भी आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के कारण इनमें परिवर्तन आ रहे हैं जाति व्यवस्था में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे, फिर भी आप एक बार इनको देख लीजिएगा अपनी बुक्स में या गूगल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, निम्नलिखित में से जाति प्रथा में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं। जाति व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं। पेशों के चुनाव में परिवर्तन, विवाह संबंधी परिवर्तनों में ढील, खान पान संबंधी
प्रतिबंध का प्रायः समाप्त या उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? तो जो ये कथन है यह मजूमदार एंड मदान का ये स्टेटमेंट है कि जाति एक बंद वर्ग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, पूंजीपति वर्ग को शोषक वर्ग किसने कहा है? तो मार्क्स ने कहा है इनको। पूंजीपति जो वर्ग है उसे कहा है शोषक वर्ग, और जो गरीब है उन्हें उन्होंने बोला है शोषित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, एक सामाजिक वर्ग उन व्यक्तियों का योग है जिनकी आवश्यक रूप में एक समाज विशेष में एक सी सामाजिक स्थिति हो। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषाएं दी है ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नांकित में से सामाजिक वर्ग के निर्माण का आधार नहीं है। सामाजिक वर्ग के निर्माण का आधार नहीं है, तो बर्थ नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा, लिंग किस प्रकार की अवधारणा है? तो यह है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो जेंडर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, लैंगिक विभेद का प्रमुख कारण है संकीर्ण विचारधारा, जागरूकता का अभाव, अशिक्षा या उपयुक्त सभी। तो लैंगिक जो विभेद है यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कौन सी सामाजिक कुरीति लैंगिक विभेद के लिए उत्तरदायी नहीं है? एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा कि कौन सी सामाजिक कुरीति लैंगिक विभेद के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इनमें से कोई भी नहीं, नॉन ऑफ द दीज, ये लैंगिक विभेद के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक विभेद के समाधान का उपाय है? बालिका शिक्षा का प्रसार, संवैधानिक उपचार, भ्रूण हत्या को रोकने के प्रावधान। तो जो ये सारे स्टेटमेंट हैं ये लैंगिक विभेद को रोकने के उपाय हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महिला सशक्तिकरण हेतु किस युग में सर्वाधिक प्रयास किया गया? तो आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा प्रयास किया गया है महिला के सशक्तिकरण के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, निर्धनता की माप कौन कौन से आधार पर की जाती है? या निर्धनता की माप के कौन कौन से आधार हैं? तो व्यक्तिगत आय भी है, राष्ट्रीय आय भी है, उपभोग खर्च भी है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है? निर्धनता का कारण नहीं है। तो अशिक्षा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दुष्परिणाम निर्धनता का नहीं है? तो शिशु मृत्यु दर निर्धनता का दुष्परिणाम नहीं है। देखिए दोस्तों, जो ये क्वेश्चन है ये थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप के हैं, तो आप इन क्वेश्चन को एक बार अपने से भी ज़रूर कीजिएगा, गूगल पर सर्च करके या जो आपकी बुक्स होंगी उनमें आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूर्ति है जो एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों को स्वस्थ एवं कर्मठ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मैकाइवर ने ये डेफिनेशन दी है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सरकारी तौर पर दलित के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो शेड्यूल कास्ट उसके लिए यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, दलित निम्नलिखित में से किस जाति से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी शूद्र जाति से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, नागरिक अधिकार संरक्षण कानून
सबसे पहले किस सन में पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1955 में, यानी कि 1955 में ये पारित हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, निम्नलिखित में से आप सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत नहीं रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, चेंज इन कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था में परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता के अंदर नहीं रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक स्थिति में दूसरी सामाजिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी? यानी कि एक सामाजिक स्थिति से वो जब दूसरी सामाजिक स्थिति में चला जाएगा, तो जो ये डेफिनेशन थी सोशल मोबिलिटी की या सामाजिक गतिशीलता की, ये दी थी सोरोकिन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32, सामाजिक पद में किसी भी परिवर्तन को कहा जाता है? तो कहा जाता है गतिशीलता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संस्कृतिकरण किस प्रकार की गतिशीलता का उदाहरण है? तो ये व्यक्तिगत गतिशीलता का उदाहरण है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए, के.एल. शर्मा इसके लेखक हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, किस प्रकार के समाजों में सामाजिक गतिशीलता के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं? तो औद्योगिक समाज होता है, यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर था।